रशीद भाई, जो मतलब दो को आपने सुन लिया, रशीद भाई दोनों को ही सुना आपने, चाहे रविंद्र जी को और चाहे अनिल जी को। अब उम्मीद लगाना बेकार है, मतलब हम कोर्ट कचहरी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अभी है कि 1 और 3 मार्च को हम मान के चलते कि शायद कुछ चीजें, कुछ थोड़ा सा हलचल तो हो जाए, कुछ तो थोड़ा लगे कि शर्म ही उनके शर्म प्रकट कर दें शायद, लेकिन शर्म तो बेच खाई है। और अब जैसी उम्मीद हम लोग करते कि राजीव कुमार के बाद जो उनके सक्सेसर होंगे, वो भी स्थिति ऐसी कुछ होगी, इससे जुदा नहीं होगी। सब पर आपकी प्रतिक्रिया। संजीव भाई, बाकी तमाम लोगों का जिक्र मुझसे पहले पैनलिस्ट कर चुके हैं। मैं सिर्फ दो लोगों को संबोधित करना चाहता हूं, यदि वो देखते हैं तो। एक तो मेरे देश की जनता, जिसके सामने तमाम चीजें मौजूद हैं। अगर आज आप देश के जनता के सामने ये बात रखें कि भाई चुनाव आयोग का चुनावी प्रक्रिया में आपका कितना विश्वास है, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, बड़ा वर्ग ये कहेगा कि हमें विश्वास नहीं। आ रही उसकी चारों लुटिया कैसे आवाज आ रही है। उसकी लुटिया कैसे डुबो दी है राजीव कुमार ने या बाकी सरकार ने, वो उसके बारे में तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बासी कड़ी को बार बार उबाल दे रहे हैं। वो तो पता है। हाँ, यदि कोई घटना होती है तो उनको रिमाइंड कराना जरूरी होता है, हम कर रहे हैं। तो एक तो लोगों के अंदर से वो नीरसता खत्म हो गई। मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि वीपी सिंह ने जब एक झूठा इल्जाम लगा करके राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंक दिया, ये इसी देश के लोग थे जो सारे ईमानदार और दरोगा बने हुए थे, और उन्होंने बिना सोचे समझे, हालांकि फ्रांस से रिपोर्ट बाद में आई, सारी दुनिया ने देखा कि क्या उसमें घोटाला था क्या नहीं था, वो तो बाद में पता चल गया, किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल उस समय वीपी सिंह ईमानदारी के दरोगा बने हुए थे, राजीव गांधी की सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका था। वो लोग थे। आज क्या लोग हैं? आज लोग ये हैं कि मैंने 10-15 चीजें इकट्ठी की, उसके अंदर तमाम जो पैसा निकाला गया है, अर्थव्यवस्था के हाल क्या है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इन्वेस्टर मीट पहले शिवराज के चौहान में हुई थी, अब क्या हुई है, ये सारी लब्बो लुआब लगने के बाद एक वीडियो मेरे ऊपर सब पे भारी पड़ गया। वो वीडियो ये था कि एक आदमी सांड के ऊपर बैठा हुआ नारेबाजी करता हुआ जा रहा था, धार्मिक नारे लगा रहा था सांड के ऊपर। तो मैंने अपने प्रोग्राम में, संजीव भाई, वो सांड की वीडियो लगाई। वजह ये थी कि मैं देखता था कि जो शेयर बाजार है उसके सामने एक सांड की तस्वीर बनी हुई है, मूर्ति टाइप। उसका इंडिकेशन यह है कि मालूम नहीं ये शेयर बाजार किस प्रकार से दौड़ लगा दे या नीचे बैठ जाए, किस तरफ घुस जाए, उसका इंडिकेशन मेरे ख्याल से यह है जी। तो वो सांड जब वहां हो सकता है, तो मैंने उस सांड को उस वाली वीडियो में, जीवन में पहली बार मैंने इस प्रकार की वीडियो बनाई, वरना मैं तो, लोग तो हंसी ही उड़ाते हैं। वो उस सांड पर भागा जा रहा है और जाकर के धार्मिक नारे लगा रहा है। महाकुंभ में भी आप देख सकते हैं ऐसे हो रहा है। तो भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, ये समझ लीजिए कि वो ऐसे लोग बैठ गए हैं हमारी अर्थव्यवस्था के सांड पर कि वो नारे लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ जो है चंगा सी हो रहा है और धार्मिक माहौल बन गया। उन तमाम रिपोर्ट का खंडन वो अकेला सांड कर रहा है। वो जिस पर बैठा हुआ है ना, वो हमारे भारत की तस्वीर है दरअसल, कि हमारे ऊपर किस प्रकार के लोग शामिल हैं, कि हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे विभागों को, हमारे जो तमाम के तमाम प्रकोष्ठ हैं, उन पर कौन लोग शामिल हैं। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी ये निभा सकते हैं कि भाई वो तमाम रिपोर्टें रात भर इकट्ठी करें और आपको बता दें अपने अपने शब्दों में, आसान शब्दों में, जो हमारी जनता है वो ही हम बताते हैं। एक बात तो हो गई, तो जनता ही बदल गई। रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने दर्शक बदल दिए। जब दर्शक ही बदल दिए, आज संजीव कुमार को या बाकी तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, इनको ही शक की निगाहों से देखा जा रहा है। अब बताओ कि हम, हमारे पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास भारत का जो है आधार कार्ड नहीं है, हमारे अंदर कम वो है, लेकिन आप मोदी जी से सवाल अगर कर रहे हैं, आपने महाकुंभ पे सवाल कर दिए, तो आपको एंटी नेशनल भी कह दिया जाएगा। चाहे आप उसमें दुबे साहब हो, चाहे हमारे अनिल सिन्हा सर हो, इनको कुछ भी कह सकते हैं लोग। आज उन्होंने आदमी बदल दिया। 100 बरस की मेहनत का यही तो नतीजा निकला है कि भाई आदमी बदल दो, अपने आप हो जाएगा काम। आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो लोकसभा का लड़ता है, मैं जिस जगह से रहता हूं, 3-3 बार, 5-5 बार लगातार जीत चुके हैं। वो एक आध बार बीच में गैप पड़ गया, उसकी शक्ल नहीं देखी है वोटर ने, वो मर भी गया है 3 बार जीतने के बाद। 80%, 90% लोगों ने उसकी शक्ल नहीं देखी मेरे शहर में, लेकिन वो टिकट ले आता था और जीत के चला जाता था। तो कहने का मतलब ये कि एक तो गिला है इन लोगों से, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया की गड़बड़ी नहीं नजर आ रही? चलिए, ये तो आम लोग हैं, इन्हें गोदी मीडिया ने और तमाम इस पूरा जो तंत्र इनका बनाया हुआ उसने दिग्भ्रमित कर दिया होगा, मान लीजिए। हमारी आवाज तो बहुत लिमिटेड है ना, मान लीजिए। अब दूसरी बात आती है सीजीआई पर, कोर्ट पर। आप क्या सोचते हैं संजीव भाई
कि चंद्रचूड़ के दिमाग में अपना आप ही एक जो है शिगुफा आया और उसने मशवरा दे दिया कि साहब एक कमेटी बनाओ जरा, जब से आजाद हुए हैं आज तक हमें कोई ढंग का निजाम ही नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे देते हैं, राष्ट्रपति चुन के चुनाव आयोग को छोड़ देते हैं। उसके दिमाग में अपने आप ही आ गई, रात को उठा सुबह दे दिया उसने। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इनका प्लान रहता है, इनको दिल्ली की चीफ मिनिस्टर उस दिन चुनते हैं ये जिस दिन जो है सुनवाई हो रही होती 19 तारीख में। उनको मालूम होता है कि संजीव श्रीवास्तव प्रोग्राम करके हमने आ जाएगा, इसकी आवाज को कैसे दबाना है, रेखा गुप्ता पे जो है दबा दिया जाएगा 19 तारीख का। वो जो तो चंद्रचूड़ साहब के दिमाग में अपने आप ख्याल नहीं आया, उनके बाकायदा पीठ पे थपथपाया है। मैं तो इंडिपेंडेंट रूप में बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त विश्लेषक के रूप में उसको थपथपाया कि यार हमारे दिमाग में यह है कि हम कंफर्म ही कर लें अपने आदमी, जरा करना काम। उसने कहा साहब ये सीजीआई, मैं और अपोजिशन लीडर, उसने व्यवस्था दी, व्यवस्था लागू करी, धड़ाक देनी कानून बनाया और सीजीआई को बाहर कर दिया कि अब हम जानते हैं। तो ये दो लोग, एक तो आम दर्शक जिनको बदल दिया इन्होंने, एक तो वो, और दूसरी बात ये जो जजेस हैं जिसको मालूम है आप 3 मार्च की बात कर रहे हैं, वो चाहता 4 तारीख में सुन लेता भाई, 12 तारीख में सुन लेते, वो 19 तारीख में सुन लेते, जब तुषार मेहता कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। अरे तुषार मेहता के अलावा और लोग नहीं है क्या? 17-18 लोग लगे हुए हैं भाई लाइन में, तुम्हारे पे टाइम नहीं है इतने इंपॉर्टेंट चीज को जो लोकतंत्र का दरोगा चुनने जा रहे हैं। अब ज्ञानेश पे क्या रोना भाई। लेकिन एक बात, राजीव कुमार अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, हालांकि उनको क्या जरूरत पड़ी देखने की, वो तो अपना कहीं अभी अम्बेसडर अभी अनिल सिन्हा कह रहे हैं हो चुकी होगी बात यह है कि मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, राजीव कुमार का तो नाम अभी हमें याद है, लेकिन संजीव भाई राजीव कुमार से पहला और उससे पहला उसका नाम देश के लोगों को याद है? नहीं, याद नहीं होते ऐसे लोगों के नाम, लेकिन टीएन शेषन का नाम याद रहता है, उसका नाम बराबर रहता है याद। वजह क्या है? लीग से अलग हटकर संवैधानिक तरीके से ईमानदारी से काम करके गया। तो राजीव कुमार को यह सोचना चाहिए कि जिस तरह से अंतरात्मा जाग उठी थी हमारे चंद्रचूड़ साहब की कि कैसे मुझे याद किए जाएंगे, तो सुनो, तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। तुम्हारा जमीर तुम्हारे सामने खड़ा होगा और आकर पूछेगा बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, बिछड़ गए ना राजीव कुमार, बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, मुद्दतों तेरा जमीर तुझे सजा देगा। तो सर मैं तो ये कहना चाहता था। नहीं ठीक है रशीद भाई, जो स्थितियां हैं, मतलब हमको ये सब माना जा रहा है कि बहुत उम्मीदें नहीं है, कुछ निकलना नहीं, तो फिर हम ये मान लें कि बिहार के जो चुनाव के नतीजे हैं वो अभी से लिख दिए गए हैं, एक प्रक्रिया होगी। और ऐसी ही जो ममता बनर्जी दीदी चिंतित है, दीदी की अपनी बहुत सारी अलग और भी चीजें हैं, लेकिन वो कह रही तो वहां भी मान लीजिए कि सब जगह यही है कि कमल खिलने वाला है टाइप की स्थिति है। और अब ज्ञानेश कुमार जी आ ही गए हैं राजीव जी के बाद, तो ये मान लिया जाए। रशीद भाई अनम्यूट कर लीजिए। संजू भाई माफी चाहूंगा, एक फोन आ गया था, मैं सवाल पूरी तरह से सुन नहीं पाया। मैंने सवाल ये किया कि भाई हम ये मान लें कि जिस तरीके की स्थिति है, कुछ मिलना नहीं है, कुछ निकलना नहीं है, कोर्ट से कोई नतीजे मिलने नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पर है, आमादा है वो कि हमको तो जो करना है सो करना है, हमें नहीं देना है कोई जनता के सामने कुछ साफ सफाई नहीं देना है, ना रखना है। तो जो बिहार के चुनाव हैं अभी इस साल होने हैं, तो वहां का नतीजा लिख चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जो चाहती है वैसा कुछ नतीजा वहां आएगा। और फर्दर जो चुनाव होने से दीदी चिंतित है, ममता दीदी, एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ खिलने वाला है, वही स्थिति है आपको। और ऐसी केरल है उसके बाद, तो आप जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा आपके पक्ष में। बस संजीव भाई इसके बारे में जो आपने बात कही है, एक शेर पढ़ देता हूं जो उम्मीद है जी। वो जो कहता है शायर कि ये जो अंधेरों का बोलबाला है, ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। इससे आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है संजीव भाई।